हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एलपीजी रिफॉर्म्स। तो एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर इज दैट why the government has started or initiated LPG reforms in the first place। सरकार जो है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को सबसे पहले लाई ही क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें अपनी इकोनॉमी में रूल्स को लिबरल बनाना पड़ा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बेचना पड़ा और अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के टुवर्ड्स खोलना पड़ा। यही जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बोला जाता है बच्चों कि जब हमारे यहाँ पर 1990s का समय चल रहा था, उस समय पर हमारी जो फिजिकल सिचुएशन है गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी। रीज़न बीन उस समय पे ऑलरेडी ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, क्रूड ऑयल का दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो हमें अब उतना ही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर देना पड़ रहा था और वो डॉलर जो है वो हम पे था ही नहीं। वो डॉलर जो है वो हम पे था ही नहीं क्योंकि हम कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा और अगर इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर जाएगा। तो हमारे पास डॉलर था ही नहीं। इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट कवर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15 दिन का था। इंपोर्ट कवर का मतलब यही है कि हमारे पास कितने दिन की फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है अपने इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट्स के पैसे बचे हुए थे। हालांकि आज वही इंपोर्ट कवर 2023 में 11 महीने का है। मतलब आज भी अगर हम अपनी इकोनॉमी में डॉलर बंद कर दें एक्सपोर्ट के थ्रू, मतलब कोई डॉलर की अर्निंग नहीं हो रही है, तो आज हमारे पास 11 महीने के इंपोर्ट के पैसे हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो हमारी कुछ हद तक चेंज होती हुई हमें नजर आई है। साथ ही में हमारी गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट से उस समय पे गुजर रही थी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो है कम। तो देखो, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब -50 पैसे डेफिसिट में चल रहे हो आप, राइट। तो अब आपको समझना है कि जब भी हम फिजिकल डेफिसिट में चल रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है बोरोइंग। तो एक्चुअली में जितना भी आपका फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी ही आपकी रिलेटिवली बोरोइंग मानी जाएंगी। इतना पैसा जो है वो सरकार बोरो करेगी, ये फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमारा इंडिकेट कर देता है। साथ ही में हम देख रहे हैं कि हम जब हमारे पास पैसे नहीं बचे तो हम यहाँ पर दो इंस्टीट्यूशंस के पास गए और वो जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं बच्चे, उनका नाम है यहाँ पर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बीओपी क्राइसिस को करेक्ट करता है, और एक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। लेकिन और क्या रीजंस थे यहाँ पर? रीजंस ये थे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता चला गया और उसके रेवेन्यू जो है वो कम होते चले गए। इंपोर्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते रहे और एक्सपोर्ट जो है वो हमारे बहुत तेजी से घटते रहे। ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था और ना ही हमारे पास पैसे थे इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। तो एक तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ गए। और जैसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आए, हमारे उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। तो उस समय पे इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हमें $7 बिलियन का लोन जो है वो चाहिए होगा। दो इन्होंने सिर्फ लोन मांगा था, ये $7 बिलियन जो है वो इन्हें 3 से 4 ट्रांसेस यानी कि किश्तों में मिले हैं आईबीआरडी और आईएमएफ से, राइट। एंड दे रिसीव्ड 7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। बट यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ये वेस्टर्न बैंक हैं और इन्होंने बोला कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो हमारी कुछ कंडीशनैलिटीज यानी कि कुछ कंडीशंस होंगी। सबसे पहली इनकी कंडीशंस बच्चों ये थी कि हमें अपनी करेंसी को डेप्रीशिएट करना था। अगर हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी तो औरों की करेंसी जो है वो इंडियन रुपी के टूवर्ड्स एप्रीशिएट हो जाएगी। मतलब सपोज अगर $1 पहले 70 का था, अब वही सेम डॉलर अब 80 का हो गया।
तो $1 में पहले आप 70 टॉफीज खरीद पाते थे, अब आप 80 टॉफीज खरीद पाओगे। तो मतलब यूएस डॉलर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे करेंसी के टूवर्ड जो है वो स्ट्रांग हो गया है। और इसका मेन पर्पस यही था कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकें, क्योंकि जब भी पहले 70 टॉफी मिल रही थी, अब 80 मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो फॉरेनर होगा वो सोचेगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो यहाँ पर मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, क्या पता ये प्राइस बाद में ना मिले। तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन से हमारे एक्सपोर्ट्स के इन चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर और भी हमने क्या देखा बच्चों, और यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल वर्ल्ड की टुवर्ड्स खोलो, मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट योर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसे हमने बोला ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बंद इकोनॉमी थी, और बंद इकोनॉमी का मतलब हमें सिर्फ जो है, हम सिर्फ वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट करते थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती थी बच्चों, राइट। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होगे। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो लिबरलाइज भी कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लिबरल बनती चली गई। और उसके बाद जो है इसको नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि NEP। और यहाँ पर हमारे दो तरीके के मेजर्स को लिया गया, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मतलब हाथों हाथ पैसे दे देना और ये क्राइसिस को अवॉइड कर देना। लेकिन स्ट्रक्चरल मेजर्स जो हैं वो हैं हमारे LPG के रिफॉर्म्स। और जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आती रही, वैसे वैसे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो यहाँ पर अच्छी होती रही। आप देखोगे, दिस मीन देयर वाज नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेजर्स को क्या करा गया, लॉन्ग टर्म मेजर्स ये लिए गए कि हमें ओवरऑल कंट्री को भैया ठीक करना है। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने क्या लिया, सबसे पहले लिया हमने बच्चों लिबरलाइजेशन। और इसका मतलब यही है कि लॉस को लिबरल बना दिया। तो पहले क्या होता था बच्चों कि अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है, कोई भी इंडस्ट्री जो है अगर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती है या गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, कोई नया गुड मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता था कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती थी इन सब चीज़ों को लेकर। तो देयर वाज, दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब यहाँ पर बहुत सारे हर्डल हैं कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ आ रहा है। अब मुझे एक चीज है तो मुझे 100 लोगों से जो है वो उसकी परमिशन लेनी होगी, तो मेरा मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए, तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को यहाँ पे बूस्ट ही नहीं करा जाता। नो लिबरलाइजेशन, आई बिलीव आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करा गया, लॉस को लिबरल करा गया। सिंगल विंडो अप्रोच गवर्नमेंट ने फॉलो करी है कि अगर आपको अब लाइसेंस चाहिए तो आपको एक ही विंडो पर जाना है, वहीं से ही सारे परमिट्स वगैरह मिल जाएंगे। पहले अगर मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना भी होता था 10% से, तो मुझे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। मैं फॉरेन एक्सचेंज में अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस थे। तो ये लिबरलाइजेशन का मेन पर्पस यही है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को लिबरली अब ट्रीट करा जाएगा। तो और साथ ही में जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर कि जो लिबरलाइजेशन है और जो हमारा गवर्नमेंट का मॉडल था 1950 1990 चैप्टर में, हमने ये क्या पढ़ा था इसमें, ये पढ़ा था कि देयर वाज डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। नाउ अब पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता चला गया, और गवर्नमेंट ने बोला कि जो सेक्टर्स यहाँ पर पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, अब वही सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व नहीं होंगे। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बच्चों समझ आ रहा होगा, राइट। आगे और चीज़ आपको क्या समझनी है, आगे और आपको क्या चीज समझनी है कि प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज, बट अब उसको अलाउ करने लगा। देन कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन, ये सारी चीजें जो हैं अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इनको छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर उनके लिए लाइसेंसेस की जरूरत चाहिए थी, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल, एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स। तो अभी भी आपको नजर आएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यहाँ पे सेक्टर्स हैं वो डी रिजर्व कर दिए गए, और कुछ ही सेक्टर्स को जो है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, उनको यहाँ पर रिजर्व करके रखा, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड एवरीथिंग।
ना फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे पैसा कर सकते हैं। आरबीआई का जो रोल था पहले सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर का था, लेकिन अब रेगुलेटर के साथ में आरबीआई जो है वो एक फैसिलिटेटर बन गया है। अगर कोई भी बैंक को जरूरत पड़ती है तो आरबीआई उसकी यहाँ पर मदद करता है। और आरबीआई जो है वो यहाँ पर ये भी चेक करता रहता है मनी सप्लाई हमारी मार्केट में कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। तभी आप देखोगे हमारे यहाँ पर बच्चों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो लोग हमारी कंट्री में पैसा लेकर आने लगे। देन साथ ही में गवर्नमेंट ने पीआईटी और सीआईटी जैसे कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई। दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम टैक्स एंड दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेट इनकम टैक्स। यहाँ पर ये दोनों के दोनों टैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब कुछ कुछ स्लैब तो अराउंड 80% तक जाते थे हमारी इनकम टैक्स में। तो यहाँ पर कमाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसी को लेकर एक लाफर कर्व भी देखा जाता है। लाफर कर्व ये बोलता है कि जो हमारा टैक्स का ग्राफ है वो जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर जितना ऑप्टिमम होगा उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर टैक्स देंगे। अगर देखो मैं यहाँ पर टैक्स लगा दूँ 100% टैक्स, तो आप बोलोगे यार मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ, तो उससे अच्छा है मैं खाली बैठ जाऊँ। जब मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, देर इज नो डिस्पोजेबल इनकम, सो आई शुड सिट आइडल बिकॉज आई एम पेइंग 100% टैक्स। तो यहाँ पर लाफर कर्व का रोल यही आता है कि हमें जो टैक्स रेट है वो ऑप्टिमम रखना चाहिए, जो कि लोगों को एनकरेज करेगा कि आगे बढ़े। तो उस समय पे हमारे यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा कंटिन्यूस रिडक्शन इन इंडिविजुअल इनकम एज इट वाज फेल्ट दैट हाई रेट ऑफ टैक्स वर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब भागना टैक्स से, टैक्स को ना जमा करना। और रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो बहुत हाई था, उसको अब हम 23-24% पे लेकर आए हैं, जो कि ग्लोबल लेवल का टैक्स है। मतलब ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टैक्स भी यही है। हमारी गवर्नमेंट 1 जुलाई को 2017 जीएसटी लेकर आई। जीएसटी में हमें पता है कि बच्चों 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर मैं टैक्सेस के बारे में बात करूं तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो टैक्स आपकी इनकम पे लगता है वो है डायरेक्ट टैक्स। आपको और चीज़ें क्या समझनी है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स जो है वो अक्सर प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक रिग्रेसिव टैक्स है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, इफ़ यू आर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और अ स्ट्रीट बेगर, अगर आप पार्ले जी का बिस्कुट लेते हो तो आपको एक ही टैक्स देना होगा। अगर अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी पार्ले जी का बिस्कुट लेंगे वो भी सेम टैक्स देंगे, और अगर एक स्ट्रीट बेगर पार्ले जी का बिस्कुट लेगा उसको भी वही टैक्स पे करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट इज योर इनकम लेवल, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है क्योंकि वो सबके लिए सेम होते हैं। ये करोड़पति और रोडपति के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करता। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है तो मेरे ऊपर 40% टैक्स लगेगा और सरचार्ज लगेगा। लेकिन अगर मेरी इनकम 1 करोड़ की जगह 1 लाख है साल की, तो देयर विल बी नो टैक्स। तो यही चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर। नाउ और क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमें क्या देखने को मिला। पहली हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें फॉरेन एक्सचेंज लेकर नहीं जाती थी, अलाउड नहीं था। लेकिन फ्रॉम 1994 हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अब हम $2.5 जो है, $2.5 जो है अब यहाँ पर 1 साल के अंदर हम किसी फॉरेन कंट्री में लेकर जा सकते हैं। इस स्कीम का नाम है लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम। यही चीज जो है वो आपको समझनी है। ट्रेड ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट 100% एफडीआई जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने नॉर्म लेकर आया है कि मतलब आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, बस आरबीआई को इन्फॉर्म करना है कि भाई पैसा जो है वो हम वापस लेकर आ गए हैं। और गवर्नमेंट ने इन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो उस समय पे हटा दी थी। क्या था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, की हम यहाँ पर कोटा जो है वो इंपोर्ट करते थे, कोटा जो है वो इम्पोज करते थे। जैसे सपोज 50 गुड्स है, इससे ज्यादा गुड्स मैं नहीं लूंगा, ये कोटा हो गया। फिर हो गया यहाँ पर बच्चों टैरिफ। टैरिफ में क्या है कि अगर 10% मैं टैरिफ लगा दूंगा अगर आपका गुड आएगा, राइट,
प्रोसीजर जो है वो इंपोर्ट का बहुत लंबा है तो वो मैंने हटा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो हैं वो मैंने हटा दी। तो ये क्या है, मैं यहाँ पर अपने फॉरेन ट्रेड को वह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चे, बढ़ा रहा हूँ। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोगों को बच्चों समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम चलते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बच्चों। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब हमारी गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। लेकिन ज़्यादातर जब ये वर्ड यूज़ करा जाता है प्राइवेटाइजेशन, वो तब है जब हम 51% बेच देते हैं। दो कुछ लोग जो है वो इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बट आपको समझना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट बच्चों एक अम्ब्रेला टर्म है। अगर मैं यहाँ पर 10% भी किसी कंपनी का बेचता हूँ तो उसे भी मैं डिसइन्वेस्टमेंट ही बोलूँगा। और आपको ये भी समझना है कि जब मैं 51% बेच देता हूँ तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैं डिसइन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या मैं प्राइवेटाइजेशन बोलूँगा, राइट। लेकिन अगर कोई बोलेगा 10% बेच रहा हूँ तो बच्चों मैं इसे बोलूँगा माइनॉरिटी सेल है ये, राइट। ये माइनॉरिटी सेल है या माइनॉरिटी स्टेक जो हम बेच देते हैं उसको। अक्सर इनको क्यों बेचा गया, रीजन बीन कि ये सिक पीएसयूज बन चुकी थी, कंप्लेसेंट बिहेवियर था एम्प्लॉयज का, प्रॉफिट मोटिव नहीं था, वेलफेयर अप्रोच था। तो ये हमारे लिए एक सिक यूनिट हो गई थी, हम इन पे पैसा खर्चे जा रहे थे पर हमें कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा इट इज बेटर टू सेल देम, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो थॉट दैट द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीन इन बिजनेस। तो इन्होंने यहाँ पर इसको बेच दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर बहुत से रिफॉर्म्स भी करे कि अगर किसी का प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो रहा है, मतलब टर्नओवर है 250 करोड़ का प्रॉफिट है, तो वो जो है उनको अलग अलग कैटेगरी जो है वो दिए जाएंगी, जैसे नवरत्ना हो गया, मिनी रत्ना हो गया, महारत्ना हो गया। और इसके इसके एडवांटेजेस ये थे बच्चों, इनके एडवांटेजेस यही थे कि आपको जो है वो ऑटोनॉमी दी जाएगी, आपको जो है पावर दी जाएगी कि आप अपना लोन जो है वो कैसे लोगे, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। थर्ड रिफॉर्म था हमारा ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ योर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इस वजह से इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग का हब बना। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि मैं एक कंपनी में, मेरी एक कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए जो मेरी कंपनी के ऐड बनाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोलता हूं तो मुझे 10 एम्प्लॉयज हायर करने होंगे, एक ऑफिस स्पेस लेना होगा। उससे अच्छा है मैं सोचूंगा यार ये काम ना मैं किसी और को डेलीगेट कर देता हूं, तो मैं इसे बोलता हूं आउटसोर्सिंग। यानी कि जो काम मैं किसी और से करवा रहा हूं अपनी कंपनी का, और वो मेरी कंपनी का हिस्सा भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जाते हैं लोग इंडिया, क्योंकि यूएस में महंगा है रेट हर चीज का, तो इंडिया में स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं और लो लेबर कॉस्ट जो है वो हमारे लिए आउटसोर्सिंग हब का अपॉर्चुनिटी बना। तो इंडिया जब से ग्लोबलाइज हुआ है तब से इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग हब बन चुका है। रीजन बीन यहाँ पर ये है, रीजन यहाँ पर यही है कि आउटसोर्सिंग जो है वो इसलिए करी जा रही है क्योंकि इंडिया में स्किल्ड पर्सनल है और लेबर रेट जो है वो कम है। ये जो रीजन है इस वजह से इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ और आउटसोर्सिंग का हब बन गया। और वो क्या क्या चीज़ें दे रहा है, वो आईटी सेक्टर में दे रहा है, बैंकिंग सेक्टर में, टैक्सेशन एडवाइस, लीगल एडवाइस, राइट। ये सारी वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस जिसे हम बीपीओ भी बोलते हैं, कॉल सेंटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बच्चों हमें क्या नज़र आई कि ये यहाँ पर इंडिया को बहुत मदद कर रहा है जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ जो है वो हमारे ग्लोबल ट्रेड को जो है वो रेगुलेट करता है। पहले इसका दूसरा नाम था, 1948 में आया था, इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको रिप्लेस इसलिए करा गया क्योंकि ये सर्विसेज को रेगुलेट नहीं करता था। तो 1995 में डब्ल्यूटीओ को लेकर आया गया और ये जो है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को यहाँ पर रेगुलेट भी करता है।
लेकिन हमें एक चीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर कि दोनों सेक्टर इंडस्ट्री और सर्विसेज जो है वो हमारे ओवरऑल बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब से हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आया है तो हम देख रहे हैं पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर 3.3 से ग्रो कर रहा था, फिर 2.3 पे ग्रो कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक तरीके से बच्चों वो डीसिलरेट हुआ है, वो डीसिलरेट हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आई है कि वो यहाँ पर उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स में हमें हर चीज़ जो है वो बच्चों गोल्डन नहीं नज़र आ रही है। एलपीजी में नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें इसमें नज़र आई वो ये नज़र आई कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया, रादर उसने एक नेगेटिव ग्रोथ जो है वो यहाँ पर विटनेस करी। लेकिन अगर मैं एलपीजी में फॉरेन फंड्स के बारे में बात करूं तो पहले हमारे यहाँ पर बच्चों $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और आज जो है वो हम देख रहे हैं 413 बिलियन। ये मिलियन है और ये बिलियन है। ये जो है आपको नजर आएगा कि ये हमें ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और इंडिया जो है वो अराउंड 5th लार्जेस्ट होल्डर भी माना जाता है आज की तारीख में ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया जो है वो आज की तारीख में बहुत ही स्टेबल कंट्री माना जाता है एज कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज, गिवन दैट यूएस वगैरह भी आज की तारीख में नेगेटिव खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट का हर साल जो है बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है, कभी 1 लाख करोड़, कभी 50,000 करोड़। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करती है। और चीज़ें आपको क्या समझनी है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स और बाकी सारे रिफॉर्म्स को भी लेकर आई, लेकिन ओवरऑल यही माना जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से उसको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। रीज़न ये कि एलपीजी के टाइम पे आने के बाद गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ बंद कर दी थी, उस वजह से फार्मिंग कॉस्ट बढ़ गए और इस वजह से वो फार्मिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ हमें बच्चों ये देखने को मिली कि हमारे गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करा बाय गिविंग देम एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी फार्म इक्विपमेंट। इस रीजन से क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती रही और प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो है वो डिक्लाइन होते रहे। यही कुछ रीजंस हैं कि हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के आने के बाद जो है वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया। तो आई बिलीव मेरा आज का लेक्चर जो है वो बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, कुछ शायद एक आध चीज़ नहीं पता चली होगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही चैप्टर्स को और लेते आएँ तो आप इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। थैंक यू।